Hello everyone. Today we are going to discuss next part of second unit money. Today we will discuss about functions of money and money supply. Yesterday we discussed about money, evaluation of money and barter system and classification of money. So let's start today's session. Functions of money. Function of money can be summed up as follow. मनी के फंक्शंस को हम इन चार फंक्शंस में सम्ड कर सकते हैं. अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर. यानी कि हम बोल सकते हैं कि मनी के 4 फंक्शंस हैं. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. ओके. Functions of money. Come to functions of money. Money performs several important functions. These functions are classified into 2 categories. देखिए अब हम ये 4 फंक्शंस हमने पढ़े, लेकिन और भी फंक्शंस होते हैं मनी के, जैसे हो गया ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ओके. लेकिन हमने इनको क्या किया है, 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है. प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस further classified into 2 parts and secondary functions also. Primary function होंगे medium of exchange and measures of value. Secondary function को हमने 2 parts में divide किया है, standard of deferred payment and store of value. Now we will discuss one by one. Primary function. देखिए primary functions क्या होते हैं. Primary functions वो function होते हैं विच आर द बेसिक एंड असेंशियल फंक्शन ऑफ मनी. जो बेसिक फंक्शन होते हैं और असेंशियल फंक्शन होते हैं, या फिर हम इनको बोल सकते हैं दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज ओरिजिनल फंक्शंस ऑफ मनी. हम इनको ओरिजिनल फंक्शन ऑफ मनी भी बोलते हैं. 2 टाइप्स के होते हैं ये, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ यूनिट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आपको मैंने ये कल भी बताया था. देखिए बट ये वर्क कैसे करती है ये हमें अब पढ़ना है. इंडिविजुअल्स कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड देन कैन यूज दिस मनी टू बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कन्वीनियंस. देखिए जो मनी है, मनी क्या होता है. मनी इज जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड टू एनीवन. क्या करते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मनी को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है. ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम होगी या फिर उसको पहले देखना होगा कि मेरी नीड की गुड मुझे मिल रही है तब मैं अपनी गुड उसको दूसरे पर्सन को दूंगा, जैसे बार्टर सिस्टम में होता था. ऐसा नहीं है. हम क्या करते हैं कि अगर मुझे एक चेयर चाहिए तो मेरे पास मनी है, मैंने मनी दी और मुझे चेयर मिल गई. या फिर मुझे एक बुक चाहिए तो मेरे पास मनी है तो मैंने मनी दी और मुझे इजीली वो बुक मैंने क्या किया, परचेज कर लिया थ्रू मनी. मनी से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी चीज़ को सेल कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ. ठीक है. तो उसमें वो जो बार्टर सिस्टम वाली डिफ़िकल्टी थी वो नहीं आती. तो जो मनी है वो एक्ट करती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. और इसमें क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कन्वीनियंस, अपनी नीड और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग गुड्स को सेल और परचेज करते हैं. ठीक है. तो इसके इम्पोर्टेंस क्या होंगे, यही देखिए इसके इम्पोर्टेंस होंगे. इट ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम जैसी डिफ़िकल्टी नहीं रहती इसमें, जो उसमें थी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की डिफ़िकल्टी को क्या करती है, ओवरकम करती है. और ये इट इंक्रीज द इजीट्यूड ऑफ ट्रेड. ट्रेड को इजी बनाती है. और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस क्या होगी कि इसमें जो पीपल होते हैं वो इजीली और अपनी कन्वीनियंस, नीड और चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी गुड्स को सेल और परचेज कर सकते हैं. ठीक है. मनी के फॉर्म में, मनी से. नेक्स्ट है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. मेजर ऑफ वैल्यू में क्या होगा, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस. मनी क्या है, मनी एक्ट करती है एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू. किसी भी गुड की जो वैल्यू है उसको क्या करती है, मेज़र करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए इस प्राइस ऑफ शुगर इज 30 रुपीज़ पर केजी. शुगर का प्राइस पर केजी कितना है, 30 पर केजी है. एंड वीट इज
₹10 पर केजी, तो और वीट का प्राइस कितना है 10 पर केजी है। अब देखिए अगर बार्टर सिस्टम होता तो क्या करते हैं हम, बार्टर सिस्टम में मान लीजिए कि बार्टर सिस्टम है इकोनॉमी में, तो हम क्या करेंगे कि हम जो शुगर है 1 केजी शुगर के लिए 1 केजी वीट को एक्सचेंज करेंगे या नहीं। लेकिन अब मनी है तो मनी में हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। देखिए जो शुगर है वो 30 पर केजी है, इट मीन्स 1 केजी ऑफ शुगर इज़ वर्थ 3 केजी ऑफ वीट, कि 1 केजी शुगर की जो वर्थ है वो 3 केजी ऑफ वीट है, कि 1 केजी शुगर में तो 3 किलो हमें वीट मिल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये इजी होता है, मनी से हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं कि इस गुड की ये वैल्यू है। ठीक है, कि एक चेयर है वो इतने रुपीज़ की है, टेबल है वो इतने की है, ये बुक है तो वो उतने रुपीज़ की है, ये लैपटॉप है तो इतने का है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये फैसिलिटेट करती है कि गुड्स की वैल्यू को चेक करने के लिए। When we express the value of commodity in terms of money, it is called price। देखिए प्राइस किसे बोला जाता है, जो वैल्यू ऑफ मनी और गुड्स की जो वैल्यू है जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में, उसको ही तो प्राइस कहते हैं। कि मान लीजिए ये चेयर है, ये 500 रुपीज़ की है, तो ये 500 रुपीज़ मनी के टर्म्स में ही तो मिली हमें वैल्यू एक कॉमोडिटी की, तो हमने उसको क्या माना कि वो प्राइस है। ठीक है, तो ये हैं हमारे प्राइमरी फंक्शंस। नेक्स्ट कम टू सेकेंडरी फंक्शन। देखिए सेकेंडरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन। जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं प्राइमरी फंक्शंस के। देखिए इसमें इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स क्या होते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स refer to those payment which are to be made in future। deferred payment वो पेमेंट्स होते हैं जो फ्यूचर में किए जाते हैं, यानी कि जो मनी है, मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो मनी है वो सर्व करती है एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कैसे, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए यू बोरो अ सम ऑफ 20,000 रुपीज़ एट 10% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1 ईयर। आप क्या करते हैं, 20,000 रुपी 10% इंटरेस्ट पर 1 ईयर के लिए बोरो कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, इट मीन्स दैट यू प्रोमिस टू पे 22,000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। तो आपने क्या किया, आपने प्रॉमिस किया कि मैं 22,000 रुपीज़ दूंगा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद मैं तुम्हें 22,000 रुपीज़ पे करूँगा। क्यों करोगे, क्योंकि तुमने 10% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है। जैसे 20,000 तो प्लस और 10% इंटरेस्ट अगर निकालोगे तो वो 2,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया। तो आपको कितने पे करने हैं, 22,000 रुपीज़ पे करने हैं। तो जो मनी है, मनी ने क्या किया, मनी ने जो फैसिलिटेट की कि बोरोइंग एंड लैंडिंग एक्टिविटीज़, मनी के थ्रू, मनी से ही हम बोरो कर सकते हैं और लैंडिंग फैसिलिटीज़ को क्या, लैंडिंग एक्टिविटीज़ को उसने क्या किया, फैसिलिटेट किया। जबकि जो बार्टर सिस्टम था उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम लैंड और बोरो नहीं करते थे, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता कर सकते थे। कि हो सकता है कि आज उस गुड की वैल्यू इतनी है, इन फ्यूचर वो कम हो जाए, क्योंकि जो गुड्स होती थी वो कैसी होती थी, वो पेरिशेबल होती थी। ओके, तो हम ये मनी के टर्म्स में, अगर हमारे पास मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो लैंडिंग और बोरोइंग फैसिलिटेट क्या होती, एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर यूज इन फ्यूचर। स्टोर ऑफ वैल्यू में हम क्या करते हैं कि हम अपनी वेल्थ को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी परचेजिंग पावर को प्रेजेंट से फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, मनी इज़ नॉट पेरिशेबल। जो मनी होती है वो पेरिशेबल नहीं है, और जो इसकी स्टोरेज कॉस्ट है वो भी चेंज नहीं होगी, कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो मनी है, मनी तो जनरली सभी के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल गुड है, एक्सेप्टेबल है। तो जो वैल्यू मनी की आज है वही 1 ईयर 2 ईयर
जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं मना करती है कि ये मनी नहीं है, तब तक वो सेम रहेगी। ओके, तो हम क्या करते सकते हैं कि मनी कैन बी इजीली एक्सचेंज फॉर गुड्स एट ऑल टाइम्स। किसी भी टाइम पर जो मनी है, मनी के थ्रू हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या होता है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी के लिए भी वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सभी के लिए क्या होगी, किसी भी के लिए भी एक्सेप्टेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पीपल टू सेव अ पार्ट ऑफ अदर करंट इनकम एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़। तो जब स्टोर ऑफ वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी इनकम का एक पार्ट क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी अगर हम सेव करके रखते हैं इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा कि हम एक पार्ट सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें वी नो दैट कि आज भी मनी की वही वैल्यू है और आफ्टर सम टाइम या तो बाद में भी मनी की वही वैल्यू रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये था हमारे फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने मनी सप्लाई। देखिए, जो मनी सप्लाई है वो क्या है। सप्लाई ऑफ मनी इज डिफाइंड एज द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी। जो मनी सप्लाई है, टोटल स्टॉक है, तो किसका, विच आर हेल्ड बाय द पब्लिक ऑन अ स्पेसिफिक डे। जो एक स्पेसिफिक डे की पर पब्लिक के द्वारा रखा गया है, और वो किस फॉर्म में होगा, पेपर मनी, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट्स हैं, पेपर मनी है और कॉइन्स के रूप में जो भी हमने स्टॉक किया है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई। इसके टू फीचर्स हैं, एक तो स्टॉक वेरिएबल एंड मनी हेल्ड बाय पब्लिक। इसमें क्या होता है कि जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक वेरिएबल है। स्टॉक वेरिएबल क्यों है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम इसमें ये देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर टोटल मनी सप्लाई कितनी है, यानी कि टोटल मनी कितनी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ पेपर मनी, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है हमारा मनी हेल्ड बाय पब्लिक। इसमें क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ वही मनी को रखा जाता है, ऐड किया जाता है जो पब्लिक के द्वारा रखी गई है। द स्टॉक ऑफ मनी विद गवर्नमेंट, आरबीआई एंड बैंकिंग सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। जो आरबीआई है, गवर्नमेंट है और जब बैंकिंग सिस्टम है, उसकी द्वारा रखी गई जो मनी है उसको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता, बिकॉज इट डज नॉट कम इनटू सर्कुलेशन इन द कंट्री, क्योंकि वो कंट्री के सर्कुलेशन में नहीं आती उनके द्वारा रखी गई मनी। एंड मनी सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स दैट मनी विच बिलोंग्स टू द पब्लिक फॉर यूज टू कैरी आउट ट्रांजेक्शंस। देखिए, जो मनी सप्लाई है वो पब्लिक के द्वारा ही, क्योंकि जो पब्लिक है उसके पास पेपर मनी है या फिर कॉइन्स हैं या फिर डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो सर्कुलेशन में आते हैं। सर्कुलेशन में कैसे, कि आपके पास मनी है, फिर आप उससे कुछ गुड परचेज करोगे, सेल करोगे, तो वो मनी क्या हुआ, वो सर्कुलेट हो रही है ना हमारी कंट्री में, किसी के पास जा रही है। हमारे पास जो 10 रुपीज़ का नोट था, पता नहीं वो कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो वो सर्कुलेट हो रही है मनी। तो इसलिए इसमें इसके दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, स्टॉक वेरिएबल है और मनी हेल्ड बाय पब्लिक। सिर्फ पब्लिक के द्वारा रखी गई मनी ही इसमें इंक्लूड की जाती है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं। देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेकेंड वर्किंग ग्रुप on money supply, the RBI presented 4 measures of money supply in its 1977 issues of RBI bulletin। देखिए, RBI के द्वारा जो 1977 का RBI बुलेटिन था उसमें 4 मेजर्स बताए गए मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। वो थे M1, M2, M3 एंड M4। ओके, अब देखिए ये M1, M2, M3 और M4 होते क्या हैं। M1 में इंक्लूड किया जाता है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। करेंसी विद पब्लिक का मीन्स क्या होगा, कि जो करेंसी पब्लिक के द्वारा रखी जा रही है वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो कॉइन्स के फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ का कॉइन। ओके, और पेपर करेंसी हो सकती है। पेपर करेंसी में आ जाएगा हमारा 10 रुपीज़ का नोट, 20, 50
100, 2000, 500, ठीक है। तो वो सारे ही करेंसी जो पब्लिक के पास है, पब्लिक जिसको यूज़ कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी हमारी M1 में आ जाएगा ये करेंसी विद द पब्लिक। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट एट बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स भी आएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट्स जो मनी होती है वो भी तो पब्लिक की ही है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम का एक पार्ट बैंक में सेव कर दिया है। तो अब वो क्या कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट से? मतलब क्या होगा कि वो बैंक से जब भी डिमांड करते हैं अपनी मनी के लिए, तो बैंक उन्हें क्या करता है, वो उनकी मनी उनको दे देता है, ठीक है। तो ये डिमांड डिपॉजिट भी M1 का ही पार्ट होगा। एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। देखिए अदर डिपॉजिट्स विद RBI क्या होगा? अदर डिपॉजिट्स में आएंगे आर द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द RBI, जो RBI के द्वारा रखे गए हैं ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या फिर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, IMF के बिहाफ पर जो RBI अपने पास कुछ डिपॉजिट्स रखता है। डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज अदर डिपॉजिट्स। देखिए जो गवर्नमेंट और बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होंगे कि जो RBI ने अपने पास डिपॉजिट रखे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ IMF, फॉरेन बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में। ओके, नेक्स्ट है हमारा M2। M2 में देखिए क्या आता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स। इसमें आते हैं हमारे जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनको भी हम ऐड कर लेते हैं M2 में। M3 में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। M3 में हमारे M1 तो है ही, प्लस टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड करेंगे। टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो एक फिक्स्ड टाइम के लिए हम बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट कर देते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना पैसा एक स्टोर कर दिया हमने बैंक में 5 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए, तो उसके बाद हम उस पैसे को निकाल सकते हैं, उस मनी को हम बैंक से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है M4। M4 में हमारा आएगा M3 प्लस ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC। M4 में आएगा हमारा M3 तो आएगा M1, यानी कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट एट बैंक्स एंड ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग NSC, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को छोड़कर पोस्ट ऑफिस के द्वारा रखे गए सारे डिपॉजिट्स हमारे M4 का पार्ट होंगे। ओके, तो ये थे हमारे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हम देख लेते हैं जो M1 एंड M2 है वो नैरो मनी बोला जाता है, यानी कि M1 एंड M2 को नोन एज नैरो मनी एंड M3 M4 आर कॉल्ड एज ब्रॉड मनी। M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। M1 को नैरो मनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें क्वालिटी ऑफ लिक्विडिटी ज़्यादा होती है कि हम उसको अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, नीड्स एंड कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको स्पेंड कर सकते हैं। ओके, एंड M3 में ऐसा नहीं है। M3 में क्या होता है, M3 में हमने एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे को क्या किया, स्टॉक कर दिया है, उसके बाद ही हम पैसा निकाल सकते हैं, अपनी मनी को विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा M1, M2, M3 एंड M4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप all concepts are clearly understood. Thank you.